दोस्तों नमस्कार। कैम्ब्रिज व्यू 7 बेसिक स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल। जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जनता की विल की बात करते हैं, उस जनता की विल जिसका एक हिस्सा आप भी हैं। आप एक एज ए इंडिविजुअल के तौर पर सबसे बेसिक एलिमेंट हैं, पर सबसे छोटे भी। तो इस लिहाज से जनता की विल में आपका विल भी है, शामिल है। किस हद तक शामिल है, या वो जनता की विल आपके विल के विरुद्ध है, आपके विचारों से अलग भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि जो आप अपने विचारों को दूसरों के विचारों के लिए ओपन करते हैं, इंटरप्ले के लिए, अपने विचारों से दूसरों के विचारों में बदलने की भी कोशिश करते हैं या ओपन करते हैं, और दूसरे के विचार, बहुत लोगों के विचार आपको बदल सकते हैं इस दौरान। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल वे में हम कह सकते हैं कि फोकस कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में एक इंडिविजुअल के तौर पे भी एक व्यू में आप दूसरे लोगों के व्यू को ज़्यादा फोकस देते हैं। जहाँ तक व्यू की बात करें इंडिविजुअल के तौर पे, तो एक एब्सोल्यूट व्यू भी हो सकता है किसी इंडिविजुअल का, एक तानाशाह के तौर पर, लेकिन वो दूसरे व्यूज़ के साथ इंटरप्ले कम ही करेगा, उसकी संभावना बहुत ही कम हो जाती है ये इस एब्सोल्यूट व्यू में। दूसरा छोर आता है एब्स्ट्रैक्ट व्यू भी हो सकता है, जो मोक्ष से संबंधित हो सकता है, आपके स्वयं के लिए, आपके रिलीजियस बिलीफ्स तक, जो आप तक ही सीमित हो सकता है, और दूसरों से इसका इंटरप्ले हो ना हो, इसमें इस झंझट में आपको पढ़ना स्वाभाविक भी नहीं लगता। बाकी जितने भी व्यूज़ आप एक इंडिविजुअल के तौर पे एक्सप्रेस करते हैं, वो बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं देश दुनिया में, उस लिहाज से इंक्लूसिव भी हो सकते हैं, बहुत से एस्पेक्ट्स को वो छोड़ भी सकते हैं, तो एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो भी व्यू होंगे वो बाकी जनता से इंटरप्ले ज़रूर करेंगे, उनके साथ एक दूसरे को प्रभावित ज़रूर करेंगे। और इस बेसिक थ्योरी को जैसे आप अपने ऊपर एक इंडिविजुअल के तौर पे अप्लाई करते हैं, इस बेसिक डॉक्ट्रिन को, डेमोक्रेसी को, वैसे आप दूसरे इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पर इसमें एक जो अपवाद है वो ये है कि कभी कभी एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर आदमी या एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही एक्सक्लूड, सिरे से ही खारिज करने पे आ जाता है, चाहे धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, फूड हैबिट्स के नाम पे, फॉरेनर के नाम पे, ये अलग अलग फैक्टर्स के नाम पर। तो अगर जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, मान लीजिए वो सिटीजन भी है, तो कहीं ना कहीं आप बेसिक एलिमेंट में आप अपने आप को वरीयता दे रहे हैं, और जो बेसिक एलिमेंट है, जो सबसे फंडामेंटल एक इंडिविजुअल का, उसमें गैर बराबरी और स्पेशल चीज़ें ला रहे हैं। और मान लीजिए आमतौर पर प्रैक्टिकल वे में डेमोक्रेसीज़ में ये बहुत हद तक होता भी है, और जब इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो दूसरे इंडिविजुअल्स भी बहुत लोगों को अपने विचारों में एक्सक्लूड कर देते हैं, सीधे से खारिज करने की कोशिश करते हैं एक डोमिनेंट व्यू बनाने के चक्कर में। और नाम तो डेमोक्रेसी का रहता है, डिस्कशन भी खूब होता है, और पता लगा जो एक विल आती है, डोमिनेंट विल, उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन को, ग्रुप को, लोगों को पूरी तरह सिरे से खारिज करने की भी बात आ जाती है। तो इस तरह के हम डोमिनेंट व्यू को कभी भी डेमोक्रेटिक व्यू या जनता की विल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये एक सेक्शन है, एक इंडिविजुअल को भी अगर खारिज कर रहा है, क्या पता वो पहला इंडिविजुअल जिसका मैंने जिक्र किया, जिसने दूसरे को एक्सक्लूड करने का व्यू रखा था, उसको ही खारिज कर रहा है, तो आप जनता की विल इसको नहीं कह सकते। और यही अंतर होता है एक डेमोक्रेटिक विल और जिसे जनता की विल कहते हैं, और मेजॉरिटेरियनिज्म को, जो डोमिनेंट व्यू है, जो ज़्यादातर लोगों का है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है।
तो यहाँ पर अब इंडिविजुअल लेवल पे आप जब दूसरे को एक्सक्लूड करने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बराबरी वाला जो फैक्टर बताया वो भी, तो ये बेसिक चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। और ये जो बेसिक जो थ्योरी डेमोक्रेसी में जो पहला पास्टुलेट ये आता है कि जो इंडिविजुअल है वो कम से कम पॉलिटिकल तौर पे लॉ के सामने, पॉलिटिकल राइट्स के सामने, वोटिंग अधिकार के सामने ये बराबर होना चाहिए। इस बराबरी को वो एक्सरसाइज कर पाता है किस हद तक जाता है, बहुत बार फैक्टर्स डिपेंड करते हैं सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर। तो आप उसको छीन के किसी से बराबर उसको नहीं ला सकते हैं, वो भी एक तरह का क्या बोलते हैं अपवाह, गलत चीज़ होगी, वो भी अनडेमोक्रेटिक चीज़ होगी। लेकिन इस स्थिति में जो होना चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं वो पार्टिसिपेट इस प्रोसेस में कर सकें, तो कहीं ना कहीं जो विल है जनता की विल, जो कभी कभी इलेक्शंस के माध्यम से गवर्नमेंट के फॉर्म में, टेम्प्रेरी गवर्नमेंट्स के फॉर्म में होती है, तो वो जो गवर्नमेंट है जो स्टेट का एक अंग है, तो उसमें कहीं ना कहीं अफर्मेटिव एक्शंस, जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हैं उसको करेक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। और आर्थिक विषमताएं उस हालत, उस स्तर तक ना पहुँचें कि ये पॉलिटिकल राइट्स को बराबरी से शेयर या उसमें पार्टिसिपेट करने में वो उसको बांधा कर दे। तो महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता एक निश्चित दायरे में ही होनी चाहिए, और उससे ऊपर अगर वो बढ़ती है तो स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट की पॉलिसीज़ अपना कर उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए, ताकि पॉलिटिकल राइट्स जो बराबर दिए गए हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो लोगों में वो कैपेसिटी बची रहे। तो वेलफेयर स्टेट जो हम यहाँ देखते हैं, एक दूसरा बेसिक प्रिंसिपल एलिमेंट या बेसिक स्ट्रक्चर दिखता है। यहाँ से हमने जो इंडिविजुअल लेवल पे डिबेट की, तो जो हमने व्यू की बात की, तो यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूजन की बात है। किसी एक व्यक्ति के विषय में या समाज के विषय में या लोग के विषय में अगर पूरी सिरे से खारिज करने की बात करते हैं, जनता की विल की जो हमने बात की, वो कभी भी जो डेमोक्रेटिक विल रिप्रेजेंट करती है वो कभी भी किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकती, उसका नेचर ही इंक्लूजन है। और इंडिविजुअल लेवल पे जो विल बनती है इंडिविजुअल्स के व्यूज के इंटरेक्शन से, तो वो स्वयं भी उनको इस डेमोक्रेटिक विल जो इंक्लूजन है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूजन का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ इंक्लूड करें, इंक्लूजन का यहाँ ये मतलब है कि किसी को आप सिरे से पूरी तरह खारिज ना कर दीजिए। तो जनता की विल जब ओवरऑल हम पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो इंक्लूसिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो जनता की विल का एक रूप जो होता है वो गवर्नमेंट होता है। भाई एक व्यू हमारा है तो हम पूरी जनता के सामने पर्सनली सबसे इंटरेक्ट करें, वो हमको प्रोवाइड करें, हम उनको करें, तो प्रैक्टिकली बड़े देश में ये हो भी नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं जो समान व्यू वाले लोग हैं अगर ऑर्गेनाइज हो जाएं तो पूरी प्रोसेस की इफिशियंसी बढ़ जाती है, रिजल्ट जो आने की संभावना है वो भी ठीक ठाक आता है, फ्रिक्शंस कम हो जाते हैं डेमोक्रेसी के एक्चुअली वर्किंग में। तो जो मल्टी लोगों के ऑर्गेनाइज होने की क्षमता है और जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, अलग अलग व्यूज एक दूसरे से प्ले करते हैं इलेक्शंस में, और चीज़ों को रन करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव चुनते हैं एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट कुछ सालों के लिए, 5 सालों के लिए मान लीजिए इंडिया में सुनते हैं, तो वह भी एक स्टेट की विल है, जनता की विल है। लेकिन एक ही यही तरीका ही नहीं है विल का गवर्नमेंट का। ये गवर्नमेंट जो वर्क करती है, जो एक विल को रिप्रेजेंट करती है, वो एक उसी दायरे में वर्क करे, उस डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पे वर्क करे, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक एलिमेंट्स के लिए वर्क करे, उसके विरुद्ध ना चली जाए। तो जाहिर सी बात है लॉज भी चाहिए होंगे वो प्रैक्टिकल वे में, तो उसके लिए लेजिस्लेचर्स जो हम चुनते हैं, और वो लेजिस्लेचर जो चुन के आए हैं कुछ समय के लिए, वो कुछ ऐसे लाज ना बना दे कि ये जो बराबरी है, इक्वलिटी ऑफ बिफोर दी लॉ है और इंडिविजुअल लिबर्टी है, ये सब चीज़ें हैं, इन पे ही अगर प्रश्न चिन्ह उठाने लगें तो ऐसे लाज बना दें कि जिस माध्यम से आप चुन के आए हैं उन्हीं डेमोक्रेटिक बेसिक वैल्यूज पे ही आघात करने लगें, तो इसको कौन क्रॉस चेक करेगा। जाहिर सी बात है एक जनता का विल का एक दूसरा इंडिपेंडेंट रूप होना चाहिए जो
कुछ सालों के लिए चुन के आए हैं लेजिस्लेचर, वो उसी डेमोक्रेसी पे परमानेंट जोल्ट, मतलब उस पर अटैक ना कर दे उसी बेसिक स्ट्रक्चर पे। इसलिए जो कॉन्सेप्ट उभर के आता है वो आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, जो लेजिस्लेचर सलाह बनाए उसका जुडिशियल रिव्यू वो कर सके कि वही बेसिक स्ट्रक्चर पे तो हमला नहीं हो रहा है। एक्चुअली में यही जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं यही वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। और जब जुडिशरी अपने रिव्यू में कई दायरों में आगे चली जाती है तो जाहिर सी बात है लेजिस्लेचर उसको क्रॉस चेक कर सकता है। और इसीलिए जो 368 के अंदर संविधान में जो अमेंडमेंट की पावर्स है वो भी है, तो एक दूसरे को ये सब भी जो भी इंडिपेंडेंट पिलर्स है ये क्रॉस चेक करते रहते हैं। इसी तरह फ्री प्रेस जो है वो हमारा चौथा पिलर है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो इतने बेसिक्स हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट है। और कोई भी जो इसके जरिए जो अलग अलग बिल्स रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे टेम्पररी फॉर्म में 5 साल के लिए चुनी गई गवर्नमेंट हो या इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भले ही जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुनी जा रही है या मल्टी पार्टी सिस्टम के द्वारा, लेकिन जो भी लॉज हैं उन्हीं के अंतर्गत जो प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में एक वास्तव में रियल प्ले करते हैं और उनके सिलेक्शन उसी आधार पर उन्हीं लॉज के अंतर्गत होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। और जैसा कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब ने बताया था कि ये इंडिया टुडे के कनक्लेव में कि हर एक जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसका एक डोजियर भी होता है कि वो पूरा किस तरह से फंक्शनिंग कर रहा है, उसका एक एक चीज़ रिकॉर्ड दर्ज भी होता रहता है, उसकी भी जवाबदेही इन लॉज के अंत जो लेजिस्लेचर्स ने बनाए हैं लॉन्ग टर्म में। तो लेजिस्लेचर तो बदलते रहते हैं लेकिन लॉज ये बहुत धीमे धीमे बदलते हैं और ये लगभग एक फिक्स होते हैं उस दायरे में। ये जजेस हैं ऊपर जाके हाईएस्ट लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके प्रति उनकी पूरी जवाबदेही होती है। तो जनता के विल का ये जो दूसरा तरीका है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसको आप ये कह के खारिज नहीं कर सकते हैं कोई, मतलब ये जो लेजिस्लेचर्स आते हैं कुछ समय के लिए कि आप तो जनता के द्वारा चुन के आए नहीं हैं, वास्तव में जनता के विल को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक इनडायरेक्ट वे में और बहुत ही दूसरे प्रोसेस से, जो कहीं ना कहीं जो मैं बिल्कुल इसको कम डेमोक्रेटिक नहीं मानता है। इसमें दिक्कत ये है कि जो लेजिस्लेचर्स है वो जर्नलिस्ट के तौर पे उनका सिलेक्शन होता है और आम जनता जो जर्नलिस्ट के तौर पे उनको कुछ समय के लिए चुनती है, लेकिन एक प्रोफेशनल को डेवलप होने के लिए बहुत समय लग जाता है और डॉक्टर का सिलेक्शन डॉक्टर ही कर सकता है, जजेस का सिलेक्शन जज ही कर सकते हैं, उसे कोई जर्नलिस्ट नहीं कर सकता है। इसी तरह कोई जर्नलिस्ट का सिलेक्शन आम जनता ही कर सकती है, उसे जजेस या डॉक्टर्स नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रक्चर और थ्योरी पे। और जो भी मैंने डेमोक्रेसी की बात की है, चाहे जनता की विल की फॉर्म की बात की है या इंडिविजुअल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं हम इंक्लूसिव प्रिंसिपल को देखते हैं, एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो ये एस्पेक्ट्स केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इसको अब रोजगार के सिलसिले में अगर लाइए तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अब पता लगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री ज़्यादातर सर्विसिंग की तरफ भी भाग रही हैं, तो ये आप कहीं ना कहीं जो एक्सक्लूजन किसका कर रहे हैं, कौन से व्यू पर, वो आप व्यू एक्सक्लूड कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का। और बिना प्रोडक्ट के आप सर्विसिंग के विषय में कैसे सोच सकते हैं। प्रिमिटिव एज की बात कर लीजिए, जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन चालू हुआ और कुछ फूड ज़्यादा आ गया तब तो आप मैन्युफैक्चरिंग के विषय में सोच पाए, लेकिन वो जो प्रिमिटिव प्रोडक्शन था वो स्वयं मैन्युफैक्चरिंग, जो खाना बना रहे हैं वो भी एक प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग है। तो सर्विसिंग और मैन्युफैक्चरिंग में कहीं अंतर उतना नहीं था। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा क्लोज लुक इंटरेक्शंस को देती है। एक बस का एग्जाम्पल आप लीजिए, एक बस है जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से बन के आती है, तो उसके रॉ मटेरियल्स लेके कोई बनने तक में बहुत सारे रिलेशंस, वेंडर्स एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं, बहुत सारे हुनर्स लगते हैं और वो हुनर जो होते हैं बहुत दिनों में डेवलप होते हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत दिनों में डेवलप होती है। तो जो रिलेशंस होते हैं आपस के बीच में उसको लोग अच्छे से और अच्छे समझते हैं। जो सर्विसिंग, जो बस चलाने वाले हैं
वो बहुत अच्छी एक से एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बनती जा रही है, लेकिन कोई भी एक न्यू आदमी को कुछ आप प्रैक्टिस दे दीजिए तो वो बस चलाना सीख जाएगा। तो सर्विसिंग के क्षेत्र का आदमी कभी भी उन कॉम्प्लेक्सिटी और ह्यूमन रिलेशंस के उन इंट्रिकेट पहलुओं को नहीं समझ सकता है जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में लगे लोग समझते हैं। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग जो होती है कहीं ना कहीं मेरे लिहाज से वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट्स है और रिलेशंस को इतने अच्छे से समझती हैं। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स होने पर जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रिलेशंस को अच्छे समझते हैं। तो अगर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट पे होता है तो कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी होती है वो भी कम होती है। आज डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जो भी सर्विसिंग है वो बहुत लिमिटेड दायरे में जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उस दायरे में वाइट कॉलर जॉब्स जिसे हम बोलते हैं उधर ही हो गई। हाईली पेड जॉब्स में जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर रहा है, और बाकी जो दूसरी नॉर्मल सर्विसिंग है वो जस की तस बनी है, उसमें ज़्यादा इंक्रीज वेजेस का नहीं हुआ है। इसका दूसरा कारण है कि जो वेरिएशंस मैन्युफैक्चरिंग के जरिए सर्विसिंग में आ सकता था, एनरिचमेंट आ सकता था, तो वो नहीं आ पाया। और कहीं ना कहीं जो नॉर्मल लेवल की सर्विसिंग है इस इनरिचमेंट के अभाव में, मैन्युफैक्चरिंग के अभाव में, वहाँ पे भी वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन उस लिहाज से नहीं हो पाया। दूसरी ओर आप अगर पूरा मैन्युफैक्चरिंग में ही फोर्स्ड एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, चाइनीज़ मॉडल पे चले जाते हैं, तो वहाँ पर आप 12 घंटा 14 घंटा या पूरे मतलब मशीन की तरह काम ही कर रहे हैं। तो अगर एग्रीकल्चर में ही हमारे पूर्वज पूरी दिन रात लगे होते, उनको समय ना होता, तो वो दूसरे इनोवेशंस के लिए कैसे सोचते अगर उनको फ्री टाइम ना होता। और ऐसा नहीं है कि फ्री टाइम का मतलब ये है कि पूरे बेरोजगार हो जाइए सब लोग तो आप खूब इनोवेट करेंगे, नहीं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपके साथ होना चाहिए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में लोग हैं उनको लगना चाहिए, या सर्विसिंग में जो है लगना चाहिए, लेकिन इतने भी पूरी तरह से नहीं हो जाने चाहिए कि उनका शोषण होना लगे और असल जो डिविडेंड है वो कोई और उठा रहा हो। जैसे वाइट कॉलर जॉब्स में यहाँ पे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सर्विसिंग के जरिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो सर्विसिंग के टॉप पे हैं, मैनेजर पोस्ट पे हैं, वो उठा रहे हैं, तो उधर स्टेट उठा रहा है। तो ये जो जॉब का जो सिनारियो है आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी सोचना होगा, और अगर पूरे गवर्नमेंट लेवल पे हम सोचते हैं तो जॉब सिनारियो को लोगों में रोजगार होना चाहिए। अब एकाएक तो इसको पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल आप इस तरह समझिए कि 8 घंटे टीचर की ड्यूटी होती है। क्या 8 घंटे कोई लगातार पढ़ा सकता है? 4 घंटे भी नहीं पढ़ा सकते, 2 ही घंटे वो पढ़ा लें और 2 घंटे वो मैनेजमेंट कर लें, तो वह आप 8 घंटे की जॉब्स आप दे रहे हैं। आप 4 घंटे की जॉब्स ले लीजिए, तो 4 घंटे की जॉब्स आप दूसरे को भी दे सकते हैं। पढ़े लिखे लोग बहुत से हैं मार्केट में घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं। 8 घंटे की आप मैन्युफैक्चरिंग, पता लगा अभी शायद ये बिजली विभाग का इशू उठा था क्या कि शायद, क्या पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं, लेकिन कहीं कहीं लेबर्स लोग जो वर्कर्स है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। वो ज़्यादा कम वेज में ही प्राइवेट इंटरप्राइजेस उनसे ज़्यादा वर्क करा रहे हैं। अरे यार, जब वो पूरी तरह वर्की में ही रहेंगे तो वो किस चीज़ का एंजॉयमेंट करेंगे, किस सर्विसेज का एंजॉयमेंट करेंगे? तो उनको भी ड्यूरेशंस को आप 8 घंटे की जो नॉर्मल ड्यूटी है मैन्युफैक्चरिंग, उसको और कम करिए, 6 घंटे करिए, 2 दिन और छुट्टियाँ करिए। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी इस तरह से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, और जब इस रिलेशन में मैन्युफैक्चरिंग के जुड़ेंगे तो खुद उनका जो ह्यूमन रिलेशंस है वो अच्छे से समझेंगे, और उनकी जो खुद की जो सोच होगी मोर डेमोक्रेटिक होगी, मोर इंक्लूसिव होगी, और जो मार्केट में जॉब्स की क्वांटिटी है ऑलरेडी वो इंक्रीज करेगी। एक सबसे बड़ी समस्या जो ये आ रही है कि एंटरप्रेन्योर्स सामने ज़्यादा अब रिस्क क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि जो भी वैक्यूम में कोई आदमी, आप बहुत लोन दे दीजिए, लेकिन एक बेसिक इनकम का जो अभाव होता है, जब वो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, तो पूरा रिस्क लेने की क्षमता भी नहीं। आपने देखा होगा कि जो लोग कहीं कुछ किसी फील्ड में पहले से हैं, उनकी बेसिक इनकम है, तो वही लोग दूसरे क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप भी इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ जो बेसिक इनकम हर एक इंसान को, राज्य को वेलफेयर स्कीम की तरफ करनी चाहिए। अभी कर्नाटक में ही जैसे कि राहुल गांधी जी ने ग्रेजुएट्स को जो 2000 रुपये और डिप्लोमा होल्डर्स को जो बेरोजगार 1500 रुपये, तो ये बेसिक इनकम इसी मॉडल पे
हमको और आगे बढ़ना चाहिए कि कुछ बेसिक सिक्योरिटी होने के बाद इसी तरह जो जॉब्स है उनको थोड़ा छोटा करिए, भले ही वो नौकरी मतलब वो नौकरी में कम से कम रहें, 4 घंटे की करें, कम वेज भले ही उनको मिले, लेकिन वो सिक्योर हो, तो कम से कम अपने उस स्किल जो वो सीख रहे हैं और जो उनको फ्री टाइम मिले, तो उससे वो नए एंटरप्राइजेस, नए जो चीज़ें हैं वो कर सकें, ताकि डेमोक्रेटिक वे में उनका एक्सप्रेशन हो सके, जो इंक्लूसिव डाइवर्स व्यूज के लिए हो। तो उम्मीद है सर आपको डेमोक्रेसी इसके बेसिक स्ट्रक्चर का ये एपिसोड पसंद आया होगा। तब तक मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।